अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आने वाले 10 साल में इंडिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स कौन होंगे, तो शायद आप 5 से 10 स्टॉक का नाम ले लेंगे, पॉपुलर वाले स्टॉक्स का नाम ले लेंगे। लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। 2003 के टाइम पीरियड में लोगों ने स्टील को इग्नोर किया था। 2013 में लोगों का प्राइवेट बैंक्स पर कॉन्फिडेंस नहीं था और 2020 में पीएसयू स्टॉक्स को डेड माना जा रहा था। अब फिर क्या होता है कि उन्हीं सारे स्टॉक्स ने, उन्हीं सारी कैटेगरी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न दिए और पॉपुलर बन चुके थे। अब बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल के रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा स्टॉक कौन सा है, लेकिन मार्केट के स्मार्ट इन्वेस्टर्स इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं और पता करते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल के टाइम पीरियड में कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कौन से सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ आएगी और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। उनका इन्वेस्टमेंट करने का पैटर्न भी अलग होता है। अब इसके पीछे का रीजन ये भी है कि जब इंडस्ट्री का साइकिल शुरू होता है तो इंडस्ट्री की कंपनी नहीं, इंडस्ट्री की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी लोग इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, वो सारे के सारे ग्रो करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया की उन 5 इंडस्ट्रीज के बारे में जो आने वाले 10 साल में आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देंगे और उनका फ्यूचर भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताने वाला हूँ। इन सारे बिजनेस और इन सारे एक्टिविटीज में भी पैसा फ्लो हो सकता है आने वाले 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में। इंट्रोडक्शन। अब देखो, कोई भी शेयर मल्टीबैगर ऐसे ही नहीं बन जाता। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिमांड एक्सपांशन, टेक्नोलॉजिकल शिफ्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल। अब अगर आप लोग इंडस्ट्री का ट्रेंड सही पकड़ लेते हो ना, तो स्टॉक सिलेक्शन करने के टाइम पर भी मिस्टेक कभी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है कैपिटल गुड्स का। टू बी ऑनेस्ट, ये वाला सेक्टर सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग वेल्थ क्रिएशन की हिस्ट्री देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कैपिटल गुड्स से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होती हैं, वो इंडिया के इकोनॉमी की बैकबोन है। लेकिन आखिर ये बनाती क्या है? इंडस्ट्री मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, फैक्ट्री ऑटोमेशन सिस्टम। इन सिंपल वर्ड्स, जब इंडिया फैक्ट्रीज बनाती है तो ये सारी कंपनीज पैसा कमाती हैं। अब अगर आप लोग इंडिया की इकोनॉमी को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया भी मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा फोकस कर रहा है। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, ग्लोबल सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना, सारी की सारी चीजें एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करती हैं। ज्यादा फैक्ट्रीज, मोर फैक्ट्रीज, मोर फैक्ट्रीज एंड मोर फैक्ट्रीज। और जब भी कैपेक्स की साइकिल शुरू होती है ना, इन दैट केस मशीनरी सप्लाई करने वालों की डिमांड बहुत ज्यादा एक्सप्लोड होती है। अब अगर आप लोग ग्लोबल लेवल पर देखेंगे तो ये वही साइकिल है जो कुछ साल पहले चाइना ने देखी थी। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि अगली फैक्ट्री कौन बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फैक्ट्री बनाने वाले टूल्स कौन बनाएगा। समझदार को इशारा काफी होता है। इंडस्ट्री नंबर 2, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आते हैं पावर सेक्टर पर। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर इंडिया का फ्यूचर एआई हो, ईवीज हो, डेटा सेंटर हो या सेमीकंडक्टर का सेक्टर हो, सभी को एक ही चीज चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी और बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी। जस्ट इमेजिन एआई डेटा सेंटर, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स एंड 24/7 रनिंग। पावर कंजप्शन कितना होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन बढ़ने वाला है, क्योंकि इथेनॉल और इसी के साथ साथ बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज आ सकते हैं, जहां पर पेट्रोलियम प्राइसेस या पेट्रोलियम की क्वालिटी को और भी ज्यादा खराब किया जा सकता है। मतलब ब्लेंडिंग का ऑप्शन आएगा। अब जिस तरीके से इंडिया का टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, एसी की डिमांड बढ़ेगी, हाउस होल्ड लेवल पर एसी की डिमांड बढ़ेगी, कार्स में बढ़ेगी और जहां जहां पर एसी रिक्वायर्ड होता है वहां वहां डिमांड बढ़ेगी। इन सिंगल सेंटेंस, इंडिया की इकोनॉमी डिजिटल बनेगी और अगर इंडिया की इकोनॉमी डिजिटल बनती है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन क्या लगता है आपको, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही काफी होता है? नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट भी करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड्स हैं उन्हें अपग्रेड भी करना पड़ेगा। कितना सारा काम बढ़ने वाला है ना। इसीलिए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी पावर जनरेशन के कंपैरिजन से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर्स, ग्रिड्स, स्मार्ट मीटर, सबस्टेशंस। अब एक्चुअली आपको ये बिजनेस बोरिंग बिजनेस लग सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू, कभी कभार बोरिंग बिजनेस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। इंडस्ट्री नंबर 3 इज रेलवेज। अब ज्यादातर लोग रेलवेज को सिर्फ ट्रेन समझते हैं, लेकिन रेलवेज अपने आप में खुद एक इकोनॉमी है। इंडिया का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट लगभग जीडीपी का 13 to 14% के आसपास है। अब अगर आप लोग डेवलप्ड इकोनॉमी देखेंगे तो वो डेवलप्ड इकोनॉमी में काफी कम होता है। मतलब इंडिया में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट काफी सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रही है हेवीली। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, वंदे भारत, स्टेशन रीडेवलपमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन, सेफ्टी अपग्रेड्स, ट्रैक एक्सपांशन। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट, सारी की सारी चीजें ट्रेन ही नहीं है और इसको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम। सिग्नल्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रैक इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ब्रिजेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी। और अगर रेलवे की स्पेंडिंग नेक्स्ट डिकेड तक भी कंटिन्यू रहती है तो इसकी वजह से मल्टीपल बिजनेसेस को भी बेनिफिट्स हो सकते हैं। इंडस्ट्री नंबर 4 इज डिफेंस। अब जब भी बात करते हैं डिफेंस की तो ये जियोपॉलिटिकल बेसिस पर नहीं होती और सबसे बड़ी बात ये तो मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी भी नहीं है। अब जब भी डिफेंस की बात आती है ना, तो डिफेंस के टूल्स को इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था, लेकिन अब मेड इन इंडिया इंसेंटिव के बाद इंडिया खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंडिया का फोकस शिफ्ट हो गया है और प्रोड्यूस मोर और
इंपोर्ट लेस पर शिफ्ट हो गया है। एक्चुअली डिफेंस प्रोक्यूरमेंट का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो रेवेन्यूज ईयर्स तक आता है। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या उससे लंबा भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। मेंटेनेंस रेवेन्यूज, अपग्रेड्स, रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स और डिफेंस के टूल्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स करने के लिए भी इनकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। और अगर आपको नहीं पता तो इंडिया बहुत सारे इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट भी करता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेवल इक्विपमेंट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी। क्या आपको पहले पता था? अब डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कस्टमर ऑफर गवर्नमेंट ही होती है। मतलब एक कंट्री की गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री से लिया और दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट ने एक कंट्री से लिया। इसलिए ऑर्डर की जो विजिबिलिटी है वो लॉन्ग टर्म की होती है और डिफॉल्ट के चांसेस तो जीरो के बराबर होते हैं या नेग्लिजिबल होते हैं। एज एन इन्वेस्टर आप इस सेक्टर को क्लोजली मॉनिटर कर सकते हैं। इंडस्ट्री नंबर 5, स्पेशलिटी केमिकल्स। अब जब लोग केमिकल बिजनेस के बारे में सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर कमोडिटी बिजनेस होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से काफी अलग सेक्टर है। यहाँ पर कंपटीशन प्राइस पर नहीं होता, कंपटीशन होता है नॉलेज पर, कंपटीशन होता है रिसर्च पर, प्रोसेस एक्सपर्टीज पर कंपटीशन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर रिलेशनशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ग्लोबल कंपनीज ग्रेजुअली मार्केट में सप्लाई चेन को एक्सपांड कर रही है। चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी ने इंडिया को काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है इस सेक्टर में। एक्चुअली स्पेशल केमिकल्स यूज होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्रीकल्चर, पेंट, बैटरीज एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट काफी सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होते हैं। मतलब इस एक इंडस्ट्री की डिमांड मल्टीपल इंडस्ट्रीज से आती है। अब मोनोपोली भी हो सकती है और मार्जिन भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अब ना एक बात हमेशा याद रखना कि हर ग्रोइंग इंडस्ट्री आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं देंगे और तो और हर कंपनी भी सक्सेसफुल नहीं होती। लेकिन अगर आप लोग हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको ये जरूर पता चलेगा कि सबसे पहले आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखना है, फिर आपको इंडस्ट्री में देखना है कि वो कौन से बिजनेस ओनर्स हैं, जो कौन से बिजनेस प्लेयर हैं, कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा ग्रो करेगी और जिसमें सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है। और उसके बाद जब मार्केट उन्हें डिस्कवर करेगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब आपका काम नेक्स्ट स्टॉक प्रेडिक्ट करना नहीं है, आपका काम है नेक्स्ट इकोनॉमिक वेव को समझना। क्योंकि अगर आप लोगों ने वेव को समझ लिया ना प्रॉपरली तो आप लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स और आप लोगों के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, हर एक चीज की वैल्यूएशन निकलेगी, हर एक चीज का मतलब निकलेगा। अब आपको इन 5 इंडस्ट्रीज में से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज लगती हैं जो आने वाले 10 साल में काफी ज्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएटर बनेगी? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ऐसे ही बिजनेस फोकस इन्वेस्टिंग कंटेंट चाहिए तो कमेंट करो एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।